नमस्कार। मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। संसद के मॉनसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी पार्टियों ने विपक्षी एकता को मजबूती देने की कोशिश की। दरअसल राहुल गांधी ने मंगलवार को विपक्षी पार्टियों को नाश्ते पर बुलाया था और ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स में 14 विपक्षी दल के नेता भी शामिल हुए थे। यानी कि सरकार अब विपक्ष के निशाने पर है। हम देख भी रहे हैं काफी दिनों से कि कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार पर प्रहार बोल दिया है। अब जाकर जनता को कहीं नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं उनके जो प्रश्न है वो विपक्ष उठा रहा है। तो यही हमारा आज का मुद्दा है और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस की ओर से प्रज्ञेश तेवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ प्रकाश कापड़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पत्रकार अवधेश त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। शुरुआत आपसे करेंगे प्रज्ञेश जी, क्या कहना चाहेंगे ये ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स, आखिरकार विपक्षी जितनी भी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं एक टेबल पर नजर आई। देखिए, अभी फिलहाल देश की जो कंडीशन है 2019 से लेकर स्पेसिफिकली सेकंड टर्म ऑफ मोदी गवर्नमेंट में जो देश की जो खस्ता हाल है, विपक्ष जो एक साथ हुआ है वो मुद्दों पर हुआ है। विपक्ष के मुद्दे एक है, हर स्टेट कोरोना से ग्रस्त है, हर स्टेट में बेरोजगारी का इश्यू है, पेट्रोल के दाम है, डीजल के दाम है, महंगाई का मार है, बेरोजगारी का प्रश्न है या गवर्नमेंट पॉलिसीज का प्रश्न है। तो हर स्टेट में सेम का सेम है। गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट का जो सेकंड टर्म का खास तौर से जो कार्यकाल रहा है वो इतना कैओटिक रहा है, ये इतने गुमान में है कि किसी को सुनना ही नहीं चाहते हैं। अगर कोई छोटा दल का कोई नेता अगर बात कहता है तो उसकी भी एक अहमियत होती है, उसका बात का तवज्जो देना चाहिए। जबकि भारतीय जनता पार्टी के अगर रवैये को आप देखेंगे तो ये लोग ऐसा ही समझते हैं कि जैसे 303 आ गई, ये ब्रह्मांड से उनको हमेशा के लिए वरदान मिल गया है कि ये देश के ऊपर शासन करने वाले हैं, ये किसी की बात सुनना नहीं चाहते हैं। तो ये घमंड जो है, अहंकार जो है भारतीय जनता पार्टी में महज 303 सीट पर, अब कांग्रेस का 416 सीट, 420 सीट तक आया था, 421 सीट तक आया था, फिर भी कांग्रेस में ये घमंड नहीं था। विपक्ष में हर आदमी की बात का तवज्जो होता है। संसद में अगर खास तौर से मैं बात करूं तो 134 करोड़ की जनता का, हर एक कोने का, हर एक गांव का, हर एक जिले का, हर एक गली का, हर एक मोहल्ले का प्रतिनिधि संसद में बैठा हुआ है, तो उसकी बात का तवज्जो देना चाहिए। जबकि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की बातों को सुनना ही नहीं चाहती है। उनको यही है कि हमारे खिलाफ जो बात करेगा वो पाकिस्तानी है, हमारे खिलाफ जो बात करेगा वो देशद्रोही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये समझ बैठे हैं कि नरेंद्र मोदी जी देश है, भारत देश नहीं है, नरेंद्र मोदी जी देश है और उन्होंने 2014 के बाद ही बनाया है, ऐसा उनका भ्रम है, जिनको हम भक्त कहते हैं। हालांकि मूल मुद्दे पर मैं आता हूं कि विपक्ष की जो एकता आपको दिख रही है, राहुल गांधी जी ने राष्ट्रीय लेवल पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते, देश की सबसे पुरानी पार्टी होने के नाते अगुवाई लेनी ही चाहिए थी और उन्होंने ली है। उन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि हमारे विचार अलग हो सकते हैं, हमारे मतभेद अलग हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है, हमारे मुद्दे कॉमन है। देश में अगर आज के तौर में देखा जाए तो सबसे अहम मुद्दे क्या है? बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, मेडिकल फैसिलिटीज का बेड़ा गर्क हो गया है, लोग लूटे जा रहे हैं, सरकार भी लूट रही है पेट्रोल डीजल के दाम में। वर्ल्ड में हाईएस्ट एक्साइज अगर कोई सरकार वसूल कर रही है तो ये मोदी सरकार है। मोदी सरकार ना किसी इश्यूज को एड्रेस करना चाहती है, बल्कि शर्मजनक घटना तो ये है कि गुजरात जैसे स्टेट्स है जहां पर चीफ मिनिस्टर ने 5 साल पूरे किए हैं, तो इतने हजारों लोगों के मरणोपरांत इनको उत्सव मनाने की सूझ रही है। देश के मुद्दे एड्रेस नहीं हो रहे हैं, देश में जो दिक्कतें हैं उसकी समस्याओं के बारे में इनको चर्चा नहीं करनी है। विमेन एम्पावरमेंट की बात करने जाते हैं, वहां कांग्रेस की बात करते हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे बेरोजगारी का क्या हुआ तो बोलेंगे राहुल गांधी ने ये क्यों कहा था। ये इनको पूछेंगे कि भाई पेट्रोल का एक्साइज क्यों कम नहीं हो रहा है तो बोलेंगे सोनिया गांधी ने ये कहा था। तीसरा सवाल पूछेंगे कि मेडिकल फैसिलिटीज क्यों नहीं मिल पा रही है, लोग क्यों रास्ते पर मर रहे हैं, लोगों की लाशें रास्ते पर क्यों जलाई जा रही है, तो बोलेंगे शरद पवार ने ऐसा किया था। अगर उनको पूछेंगे इकोनॉमी की हालत ऐसी थी, ऐसी क्यों हो रही है, तो बोलेंगे 1974 में ऐसा हो रहा था। तो इनके पास में रीजंस है, इनके पास में एक्सक्यूजेस है।
दिस पीपल आर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर मेंट फॉर एक्सक्यूजेज ओनली। इनको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशन नहीं देना है, लोगों की समस्या है। जी विपक्ष जो एकजुट हुआ है वो मुद्दों पर एकजुट हुआ जी है। पार्टी की जी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, लेकिन देश के मुद्दे अलग नहीं है। विपक्ष जो है वो पाकिस्तान का नहीं है, विपक्ष जो है भारत देश का है। जी उस बिल्कुल। सवाल सरकार को सवालों के घेरे में लाना, सिर्फ सवालों के घेरे में नहीं लाना। मैं उससे भी आगे बढ़ के जी बात करता हूँ, संसद एक ऐसी जी जगह है जहां पर सरकार के मिनिस्टर को सवाल पूछा जा सकता है और सरकार के जी बिल्कुल। मिनिस्टर से सॉल्यूशन तलब किया जा सकता है। हालांकि भारतीय जी जनता पार्टी में तो हालत ये है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का जवाब आर्मी वाला, डिफेंस वाला देगा, डिफेंस का जवाब इकोनॉमिस्ट देगा, इकोनॉमिस्ट का जवाब एचआर वाला देगा। उनका कोई मिनिस्टर का कोई वजूद ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का भी कोई वजूद नहीं है, सिर्फ मोदी का वजूद है। मोदी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की तो कोई सरकार ही नहीं। तो विपक्ष को एड्रेस करना है, लोगों की जो समस्या है, लोगों की जी जो समस्या है उसको आवाज देनी है, संसद में आवाज देनी है। देश में जासूसी जी कांड हो रहा है, आप खरीदिए, आप सॉफ्टवेयर खरीदिए, अपने दुश्मनों के ऊपर जासूसी करने के लिए। देश है, देश चलाना है, जासूसी करनी भी पड़ेगी, हमारे जासूस भेजने भी पड़ेंगे, जासूस लड़ेंगे भी सही हमारे लिए। जी लेकिन ये सरकार जी जासूसी करवा लेकिन रही है, उसका अपने घर के ही इस्तेमाल लोगों के नेशनल ऊपर करवा रही सिक्योरिटी है। के तहत होना तो ये चाहिए। जी नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू हो जाता है। आप अपने ही लोगों पर जासूसी करवा रही है, आपको जो करना चाहिए वो कर नहीं रही हो। चाइना दिन बदर अंदर घुसता आ रहा है, पाकिस्तान आपके जी कंट्रोल में नहीं है। इकोनॉमी की वर्स्ट हालत तो ऐसी है, मैं ये एक लाइन में अच्छा सा एग्जांपल दे सकता हूँ कि जी नरेंद्र मोदी की विश्व गुरु बनने वाली जो सरकार की बड़ी बड़ी गुलबांगों वाली बातें हैं, रंगीन बातें, रंगीन चश्मा पहना दिया है जो लोगों को, उसका ग्रोथ रेट कोविड के समय में -7.36% है। जबकि पाकिस्तान जैसा देश, जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चलती है, अगर पाकिस्तान का नाम लेना बंद कर देगा तो भारतीय जनता पार्टी की नैया डूब जाएगी। ऐसी पोजीशन है। उसी जी देश ने कोविड में +3.47% से प्रोग्रेस रेट में आगे अपना योगदान दिया। तो पाकिस्तान को रोज आप गाली देते हो, रोज आप पाकिस्तान के नाम की राजनीति बुनाते हो, और हर बात में जी भारतीय जनता पार्टी की एक बेफिजूल की बात होती है कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाइना की बात पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोविड की जी बात पर राजनीति होनी चाहिए। जी तो भाई राजकीय पक्ष जो है वो क्या भजन मंडली बना के बैठे हैं कि आप जो बोलते रहो उसके पीछे तालियां बजाएंगे? जी राजनीतिक पक्षों का जी काम है लोगों की आवाज को हर विषय पर जनता की चर्चा आवाज होना। को जी संसद में हर रखना। विषय पर तो इसमें चर्चा क्यों होना, हर राजनीति नहीं पहलू होनी पर चाहिए? गौर करना। राजनीति स्पोर्ट्स शूज से जी लेकर सैटेलाइट तक हर एक चीज में देश में होनी ही चाहिए। हर चीज में खुले मन से विचार विमर्श होना चाहिए। जी लोगों के जो आइडियाज है, लोगों के जो क्वेश्चन है, उसको एड्रेस करना चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इतने गुमान में है कि हम जी लोगों को कुछ होने वाला नहीं है। इलेक्शन आते आते हिंदू मुस्लिम का गुट्ठी पिला देंगे, एक अफीम पिला देंगे, बाबर को याद कर लेंगे, जी औरंगजेब को याद कर लेंगे। इनके मसीहा ही बाबर औरंगजेब है, इनके आद्य जी गुरु ही बाबर और औरंगजेब है। इनके बगैर इनकी राजनीति ही नहीं चलती है। तो यही इनको अहंकार जी हो गया है। जनता को भी ये समझना है कि आने वाले समय जी में काम पे वोट देना है या आपको अफीम पी जी जो धर्म के नाम का बिल्कुल। जुनून इकट्ठा करके अफीम पी के आपको जो गुट्ठी पिलाई जाती है उसके ऊपर आपको वोट करना है। आज देश की इतनी खराब हालत क्यों है? देश का जी जो जी डेप्थ है, 60 साल में जितना हमारा कर्ज था वो पिछले 7 जी साल के अंदर सरप्राइजिंगली 60 जी साल 60 इयर्स के कंपैरिजन में 7 साल के अंदर जो कर्ज हुआ वो 3 गुना कैसे हो गया? जी कर क्या रहे हो? आप कंपनीज जी बेच रहे हो, पेट्रोल जी में लूट मची बिल्कुल। हुई है, 22 लाख जी करोड़ से अधिक बात रुपया महंगाई आपने पे भी कलेक्ट कर होगी, लिया है। बात और तो तंत्र पर भी हाँ, तो होगी। आपने जी पैसा बिल्कुल, गया बात कहाँ? हर इतनी मुद्दे पर कंपनीज होनी बेच रहे चाहिए। हो। जी, जी। जी तो बिल्कुल। विपक्ष जी के लिए प्रकाश जी, कॉमन जी एजेंडा मैं है, आपकी और फिर लोगों के लौटूंगी। मुद्दे हैं, जी और मैं आपकी। विपक्ष एकजुट जी होकर संसद में सरकार को इस मुद्दे पर प्रश्न करेंगे। जी बिल्कुल। जी। आपकी और आना चाहूंगी यहाँ पर प्रकाश जी, आपका क्या ख्याल है? अभी मैंने जिस तरीके से बताया कि मंगलवार को एक ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स मीटिंग हुई थी जहां पर 14 विपक्षी दल के नेता शामिल हुए थे, यानी कि बहुत समय के बाद ये हमने देखा गया। हाँ ठीक है, बीच में शरद पवार भी अपनी ओर से कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब कहीं ना कहीं कांग्रेस जो थी वो उस विपक्षी दल की जो मीटिंग होती थी वहां पर शामिल नहीं दिखती थी। लेकिन ये फिर से एक बार एक नया प्रयास हुआ और राहुल गांधी के अगुवाई में एक नई मीटिंग हुई, और उसके बाद देखा भी गया कि हमने काफी मुद्दों को अलग तरीके से उठाया भी गया। तो जी ये जो किस ओर हमारे संकेत है? देश की जो लोकशाही है और आजादी के बाद जो भी प्रजा का लक्ष्य होता है वो जब अधूरा रहता है तब विपक्ष एक होता है। कांग्रेस के टाइम में जी जैसे अभी अग्रेश भाई ने बताया कि जो सत्ता पे आते हैं वो जैसे नरेंद्र मोदी भारत है और भारत देश
नरेंद्र मोदी है। जी तो जब कांग्रेस का शासन था तब भी उनको काफी बहुमत था। तो सत्ता पक्ष हमेशा नशे पे रहता है। जैसे देवकांत बरुआ ने भूतकाल में ऐसा कहा था कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। तो प्रजा जो है ये सालों से देखती आई है कि जब देश के प्रधानमंत्री को देश के साथ किया जाता है। उनकी प्रज्ञेश भाई की बात सही है कि अभी जी मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी। जैसे जी पहले इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, जी वो जो चला जी था डीके बरुआ का जी। पुत्र ये बहुत सत्ता भारत की का कुर्सी में ही प्रसिद्ध। कुछ ऐसी चीज होती है, प्रकाश हाँ, जी। ऐसा सत्ता की कुर्सी में नशा आ जाता है। तो अभी जो जी इसमें जी जब नशा आता है तब प्रजा के लक्ष्य पूरे नहीं होते। प्रजा समझती है कि हम आजादी के बाद की गुलामी का अनुभव कर रहे हैं। जैसे कांग्रेस के टाइम जी में मीसा का उपयोग किया गया तो लोकशाही का खंडन था। ऐसे अभी भी जो देशद्रोह के केस हो रहे हैं, 66 कलम 2015 में रद्द कर दी है साइबर की। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल के बाद कहा सरकार को कि तुम ये कलम रद्द कर दी गई है देशद्रोह की, ये 66 कलम है। फिर भी उसके बाद 1,000 आदमियों के सामने विपक्षों को या जो सरकार के विरोधी नीति वाले थे उनको कुछ भी करके जेल में डाला गया, जामीन हुआ या एंटीसिपेटरी बेल हुई। तो ये अपने भारत देश की प्रजा की ये कम नसीबी है कि जिसको अच्छी तरह से चूक के बेचती है चुनाव कर में, वो कुछ ना कुछ अत्याचार करता है, मानव अधिकारों का हनन करता है। तो ये सब देखा गया है और प्रजा अभी समझ गई है कि ऐसा गलत हो रहा है। तो इसमें परिवर्तन की ओर प्रजा बढ़ती है। तो पहले भी जैसे कांग्रेस का शासन था तो विपक्ष एक हुआ, जनता दल बना। तो ये सब जो विपक्ष एक होने का तभी होता है जब शासक पक्ष अत्याचार करता है, तभी विपक्ष एक होता है। लेकिन प्रजा ऐसा चाहती है कि विपक्ष की जी भूमिका मजबूत होनी चाहिए। अब कांग्रेस का जी संसद में भूमिका थोड़ी कमजोर पड़ी कोई भी कारण सर, इसलिए उनको भी लगा कि विपक्ष सब इकट्ठे हुए। राहुल गांधी को भी लगा, पहले भूतकाल में वाजपेयी जी को भी ऐसा लगा था, जो आडवाणी जी को भी ऐसा लगा कि विपक्ष एक होने चाहिए, राम जेठमलानी जी थे उनको भी ऐसा लगा था। तो ये जो हमारे भारत देश की लोकशाही है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें बहुत तेजी से जी परिवर्तन आना चाहिए, वो कोई भी पक्ष लाया नहीं है। उसके कारण ये चीज होती रहती है, दोहराई जाती है। तो ये दोहराने की नीति है, इसको बंद करना चाहिए। अभी इकोनॉमी पोजीशन प्रज्ञेश जी ने बताया, ऐसी जी खराब पोजीशन आजादी के बाद कभी भी नहीं है। जीडीपी नीचे गया है, बैंकों के डिफॉल्टर बढ़ गए, बैंक के जो बंद, जैसे गुजरात में कोऑपरेटिव बैंक के 80 बैंकें बंद हुई, माधुपुरा के बंद भाजपा के शासन में। तो ऐसा अभी जी समझो निर्मला सीतारामन ने कहा कि देश के डिपॉजिटर भी सलामत नहीं है कि 1 करोड़ आपका डिपॉजिट होवे, अगर बैंक दिवाले में जाती है या कोर्ट में जाती है, जी नुकसानी में जाती है तो उसको 5 लाख मिलेगा। तो 95 लाख का क्या, या ये सब समस्या है। तो जनता को ऐसा लगता है कि हम सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित है। यह जो पहले भूतकाल में भी ऐसा हुआ है, अभी भी हो रहा है। लेकिन बहुत बहुमत जाता है जिस भी पक्ष को, वो शासक जी पक्ष जब नशे में होता है तब प्रजा को विरोध पक्ष से आशाएं बढ़ जाती है। तो ये आशाएं जी बढ़ी है, इसके लिए विपक्ष ऐसा हुआ है कि प्रजा यह चाहती है कि विपक्ष एक होवे। वो राहुल गांधी जी ने जो और प्रश्न विपक्ष को एक उठाए। करने है, हाँ, तो जी विपक्ष ने प्रश्न जैसे उठाए। प्रश्न उठाया राहुल गांधी जी ने, तो वो उनकी बात है, प्रजा के वातावरण को देख के उन्होंने जागृति आई है और ये जागृति जरूरी थी। वैसे हम कई बार प्रजा सोचती थी कि कांग्रेस विरोध पक्ष की भूमिका में कमजोर रहा है, या दिल्ली में जैसे आपकी भूमिका थी। लेकिन अभी कोई मजबूत जी विरोध पक्ष की प्रजा राह देख रही है, अच्छे नेतृत्व की राह देख रही है। लेकिन कोई मिल नहीं रहा है ऐसा प्रजा महसूस करती है। लेकिन आपने बताया कि काम को देखना है या प्रचार को देखना है। अब ये सरकार का प्रचार और पब्लिसिटी स्टंट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, काम से ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो प्रजा कुछ ना कुछ जी परिवर्तन चाहती है और मैं ऐसा मानता हूं जी कि ये परिवर्तन इसलिए चाहती है कि शासक पक्ष को बदलना चाहती है, ऐसा प्रजा ने निश्चित रूप से मन बना लिया है। अब उसका लाभ जो है कांग्रेस को लेना है, विपक्ष को लेने का है, जी प्रजा के हित में जी लेने का है। जी। पब्लिक इंटरेस्ट मेन यानी राजकीय ऑप्शन भी मुद्दा अगर होना जनता चाहिए। ढूंढती है तो ऑप्शन क्या रहेगा, यानी कुछ तो नजर आना चाहिए। आपको तो आना चाहिए, जी ऐसा है। तो जी जी प्रजा जो है जी वो काफी कुछ आशावादी विरोध पक्ष से रहती है। जब शासक पक्ष अत्याचार करता है या एक अत्तू शासन करता है
जैसे जी टैक्सेशन में इन्होंने जीएसटी लाए, तो जो सिंगल विंडो टैक्सेशन की पद्धति थी जी वही अपना नहीं पाए। पेट्रोल डीजल ऊंचा है, क्रूड ऑयल के भाव घट रहे हैं, तो पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं। ऐसा आजादी के बाद पहली बार हुआ है। जब कांग्रेस में जी मनमोहन सिंह जी थे तो भाव तब बढ़ते थे जब क्रूड ऑयल के बढ़ते थे, ऐसे ही वो भाव नहीं जी बढ़ाते थे, तो वो भी प्रजा जी समझ चुकी है। अब ये जो जी पैसा जो ज्यादा आता है पेट्रोल डीजल का, वो प्रज्ञेश जी को मैं कहूंगा कि वो बैंकों को, बैंकिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए उस धन का उपयोग किया जाता है, वो गलत है। तो बैंकिंग सेक्टर से सरकार डरी हुई है कि बैंकिंग सेक्टर जी टूटेगा तो सरकार भी टूट जाएगी। आर्थिक स्थिति जो जी जो विदेशों में जो वर्ल्ड बैंक में, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मूडीज जो इनका रेटिंग करती है, जी उस रेटिंग में भारत देश जी बहुत पीछे है अभी। तो अभी जी विपक्ष से बहुत बिल्कुल कुछ आशा है, लेकिन विपक्ष जी क्या करता है प्रजा राह देख जी रही है। वो तो उनकी जी रणनीति वो तो बनाने वक्त का मौका बताएगा है। क्योंकि चलो अभी तो संसद का सत्र बताइए। चल रहा है, बाद में क्या होता है। जी आपकी ओर आना चाहूंगी अवधेश जी, क्या कहना चाहोगे? सारे विपक्षी नेता जो है वो एकजुट हुए, यानी कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि मोदी वर्सेस ऑल वो कहीं दिखाई दे रहा है जो बोला जाता था। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जो विपक्ष है या शासक पक्ष है, दोनों जो जनता की भलाई चाहे बस वही पक्ष, शासक पक्ष अच्छा कहलाता है। लेकिन जो अभी कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी है कि जो पक्ष में जो भी लोग जुड़े हैं, तो अभी क्या है कि अभी हम देख रहे हैं कि कई कई कार्यकरों जो अभी नई नई आम आदमी पार्टी आई है तो उसमें जुड़ रहे हैं। तो कांग्रेस को ऐसी भी एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि जो अपने कार्यकर सक्रिय कार्यकर है वो कांग्रेस छोड़ के ना जाए, मेरा यही मानना है। जी जी बिल्कुल, आने वाले इलेक्शन का भी ध्यान रखा आपने, बहुत बखूबी संकेत दे दिए। प्रज्ञेश जी आपकी ओर आना जी प्रज्ञेश जी आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर हम बात करें कि कौन कौन शामिल हुआ, तो आईएनसी, एनसीपी, एसएस, आरजेडी, एसपी, सीपीआईएम, सीपीआई, आईयूएमएल, आरएसपी, केसीएम, जेएमएम, एनसीसी, एलजेडी, इतने लोग शामिल हुए थे अगर विपक्षी पार्टी के बारे में बात करें। लेकिन शामिल कौन नहीं हुआ था, यानी फिर बात आती है आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। ये दोनों कहीं ना कहीं वो ब्रेकफास्ट जो मीटिंग थी उसमें गायब दिखी। इसका रीजन क्या है? देखिए, ये जो मीटिंग हुई है जिसको आप जी ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स बोलते हैं, मैं उसको जी दूसरे पैमाने पर देखता हूँ। दिस इज अ जी मीटिंग फॉर, ये लोगों के लिए मीटिंग है कि विपक्ष को जी एक मुद्दे पे लड़ना है। जी बीएसपी अगर नहीं जी आना चाहती है या आम आदमी पार्टी नहीं नहीं आना चाहती है, अपने पैमाने जी पर खुद वो उनका विषय प्रश्न है। उठाना चाहती है, तो वो फ्री है। ये कोई कोइलेशन का मीटिंग नहीं है। जी ये जी मीटिंग जो है वो एजेंडा तय करने का मीटिंग है कि भाई हम सबका जो एजेंडा जी है वो कॉमन है। जनता के प्रश्नों का जी जो एजेंडा है वो हमें सरकार के जी सामने रखना है। तो कोई पार्टी जी आए नहीं आए वो अलग बात है। जी लेकिन साथ में दूसरी ये तरफ भी से अगर आप ध्यान रखना देखेंगे, होगा, अगर यूपी की बात करें, उत्तर नहीं नहीं, प्रदेश, तो वहां भी अग्रीड आने होगा, वाले समय में चुनाव ये है। भी आ जाएंगे, आम आदमी पार्टी भी आ जाएंगी, बीएसपी भी आ जाएंगी। अगर एक लाइन में मैं कहूं तो भारतीय जनता जी पार्टी जो सहयोगी दल दल थे वो इस मीटिंग में हाजिर थे। शिवसेना भी पुरानी जी सहयोगी है, वो भी हाजिर थी। बाकी जो पक्ष जो है वो भी इनमें हाजिर थे। तो ये दिस इज अ नेशनल कोऑर्डिनेशन। एक सीनियर पार्टी होने के नाते, एक मैच्योर्ड पार्टी होने के नाते, एक मैच्योर्ड लीडर जी होने के नाते राहुल गांधी जी ने जी इनिशिएटिव लिया कि अभी वक्त है, देश को जी एक करना है, देश को जी एक मुद्दे बिल्कुल पर लाके बात करनी है। तो राहुल जी गांधी जी ने एक जी मैच्योर लीडर होने के नाते इनिशिएटिव लिया और लोगों ने जी उनको लेकिन सपोर्ट जी किया। बाकी लोग जी भी आए, प्रज्ञेश, राहुल नहीं गांधी, नहीं जैसे प्रज्ञेश जी, आपने कहा बहुत कि अच्छी राहुल बात है, गांधी की अगुवाई लोकतंत्र में में मीटिंग हुई। विपक्ष की बहुत ही आवश्यकता होती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी प्रश्न उठता है कि पहले जब शरद पवार जो है वो मीटिंग करा करते थे तब कांग्रेस नजर नहीं आई। अब कांग्रेस ने ठीक है अपनी अलग से अगुवाई वाली मीटिंग ली, लेकिन पहले क्यों कांग्रेस नजर नहीं आई? या फिर ऐसा था कि कहीं ना देखिए, कहीं मीटिंग हम बुलाएं, नहीं नहीं नहीं, सेंट्रल हमारे पास है? मैं आपको बताता हूँ जी जिस वक्त पहले जब मीटिंग हुई थी, तो अगर शायद जी आपकी ही चैनल पे मैं डिबेट में भी आया था और मैंने ही आंसर किया था ये क्यों नहीं आए थे। राहुल गांधी जी जी ने उस समय पे नेशनल लेवल पे स्पष्ट कर दिया था कि सरकार को घेरने का अभी समय नहीं है। कोविड ने देश को बदहाल करके छोड़ा है। जी हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत ही ध्यान मांग रही है। अभी ये समय नहीं है। विपक्ष को सरकार के सामने जो प्रश्न रखने हैं उसके मुद्दे के लिए अगर इकट्ठा होना है तो हो सकता है।
अभी ये चुनाव का जी माहौल नहीं है, चुनावी पॉइंट ऑफ व्यू से अभी कोई चर्चा करने का कोई अवकाश जी नहीं है। सी दिस इज द मैच्योरिटी, जी ये मैच्योर्ड लीडर का जी एक एग्जाम्पल है। जी उन्होंने और अब प्रायोरिटी देखी जी कि और अब आज लगा के डेट में संसद प्रायोरिटी सत्र कौन चल सा रहा है, है उसके तो ऊपर सही उन्होंने वक्त लिया। आ गया है। जी जी, अभी जी वक्त आ गया है, डॉक्टर, अभी संसद के कोरोना सत्र के बाद भी हमें सारे लोग विपक्षी नेता जो अभी एक जस्ट साथ जस्ट चल गिव रहे मी हैं वो 30 एक सेकंड, साथ ही नजर आएंगे ना। नहीं जस्ट गिव मी 10 सेकंड्स मोर। जो जी जी मैच्योरिटी दिखानी थी कांग्रेस को एक सीनियर पार्टी होने के नाते, वो कांग्रेस ने कोविड के समय भी दिखाई, आज भी दिखाई। राहुल जी गांधी बिल्कुल उस दल के नेतृत्व में है। तो राहुल गांधी हैज जी प्रूव टू बी अ वेरी वेरी मैच्योर्ड लीडर। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी उटपटांग हरकतों से जब बाहर नहीं आ रहे हैं, लोगों को जनता जी को मजाक बना के रख दिया है, तब कांग्रेस ने जिम्मेदारी पूर्वक अपना विपक्ष होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया है। कापड़िया जी ने जी जो बात कही, मैं 10 सेकंड ज्यादा लूंगा। कांग्रेस और जी बीजेपी का अगर फर्क मैं अगर बताना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा कि जो भी सरकार सत्ता में होती है वो मगरूर हो जाती है। तो मैं शुरुआत करना जी चाहता हूं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से। 1951 की नेहरू की पहली गवर्नमेंट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि नेहरू के घोर विरोधी थे, उनको राष्ट्रीय लेवल पे नेहरू जी ने मंत्री बनाया था, जो भारतीय जनसंघ के, आज की भारतीय जनता पार्टी के स्थापक जी थे और पुराने जी कांग्रेसी भी थे। आपको याद होगा जी जब भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ 2 सीटें थी, संसद में सिर्फ 2 सीटें थी, तब भी वाजपेयी जी का सम्मान किया जाता जी था। अटल बिहारी राजीव गांधी जी वाजपेयी। भी करते थे, इंदिरा गांधी जी भी करते थे। उस समय की कांग्रेस भी उस समय भी उतनी मैच्योर थी जी कि इनके जी जैसे और हथकंडे इंटरनेशनल नहीं एक अपनाती मुद्दे थी, पर और भी उन्हें विपक्ष जी को आगे लात किया नहीं गया। मारा करती, विपक्ष की बात सुनी जाती थी। जी आपको तीसरा एग्जांपल मैं देना चाहता हूं। आई एम शोइंग द जी डिफरेंस बिटवीन द कल्चर ऑफ कांग्रेस एंड बीजेपी। जी नरसिम्हा राव जी ओके नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे, और वाजपेयी जी को इंटरनेशनल लेवल पे वाजपेयी जी को कश्मीर का इश्यू के बारे में बात करने के लिए जी भेजा था। उन्हें ये कांग्रेस की आगे किया। मैच्योर्ड जी पॉलिटिक्स, वे जी मैच्योर्ड पॉलिसी, यानी दिस इज द जी डिफरेंस। यानी ये डिफरेंस इसका है, जी साफ तौर जी बिल्कुल इसका साफ ये तौर पर डिफरेंस है। अर्थ अगर हम हम लोग देखें कि हम लोग जिस तरीके से 421 सीट लेके अर्थव्यवस्था आए थे, फिर भी अर्थतंत्र घुमान में नहीं थे हम। टूट रहा दो है, तो आदमी की भी बात क्यों सुनते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो कि ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं, उनको क्यों सलाह सूचन के लिए बुलाया नहीं जाता? इसका सीधा तौर पे मतलब ये निकलता है कि जब जरूरत देश को है, जब जरूरत अर्थतंत्र को है, तो ये पहल क्यों नहीं की जाती? यानी आपका देखिए, मैं साफ इसका तौर पर जवाब दे अगर रहा हूँ। इशारा समझ लूं जहां पर जरूरत है। जी 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 जी, मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह है, पी चिदम्बरम है, काफी सारे लोग ऐसे हैं जो देश की इकोनॉमिक्स को बहुत गहराई से जानते हैं। ये जी इन लोगों के पास में ना कोई अच्छा ढंग का इकोनॉमिस्ट है, ना कोई इनका कोई ढंग का एडवाइजर है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जी जिसके दुनिया वर्ल्ड बेस्ड इकोनॉमिस्ट के तौर पर माना गया है, वर्ल्ड बेस्ड प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जिनको जी माना गया है, जी उनसे सलाह मशवरा करने की वजह, उनकी सलाह सूचनों को ध्यान में लेने की वजह, उनको इनवाइट करने की वजह, उनकी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, मैं बड़े दुख के साथ कह जी सकता हूं, माननीय जी प्रधानमंत्री, मेरे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में जी मनमोहन सिंह जी की सलाह सूचन लेने के बजाय बात क्या करते हैं कि मनमोहन सिंह जी बाथरूम में रेनकोट पहन के नहाते हैं या बाथरूम के रेनकोट पहने बगैर नहाते हैं। ये स्तर है प्रधानमंत्री का, आज के प्रधानमंत्री का, बड़े दुख के, जिसको वर्ल्ड मानता जी है, जिसको पूरी दुनिया मानती है कि ये आदमी इकोनॉमिक्स का माहिर है, उसकी ठिठोली जी की जाती है। जनता को भी ये देखना चाहिए कि जो वर्ल्ड में, अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2008 से लेके 2012 तक वर्ल्ड में रिसेशन था। 42 कंट्री जी पूरे खस्ता हाल में थी, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे, ऐसी कंडीशन में पहुंच गई थी। तब हिंदुस्तान एकमात्र देश ऐसा था डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगुवाई में, जो कि प्रोग्रेस कर रहा था और स्टेडी प्रोग्रेस कर रहा था। तो ऐसे जी आदमी से सीख लेनी चाहिए, ऐसे आदमी से सलाह जी मशवरे करने चाहिए। उनकी जी वजह इनकी जी ठिठोली उड़ जाती है। जी मनमोहन सिंह इज अ रिस्पेक्टेबल पर्सन, ही इज क्वाइट मोर सीनियर देन मिस्टर नरेंद्र मोदी। रादर ये इमेच्योरिटी जी दिखाई गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। जी ठीक माननीय है मनमोहन सिंह जी जैसे कद्दावर जी व्यक्ति की सलाह जी सूचन न लेके उनको ठिठोली की गई थी। जी तो ये तो जी नरेंद्र मोदी, आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आते नहीं, अपनी एकोमोडेशन के हिसाब से आते हैं। उनको जब अगली बार आए तब पूछना चाहिए कि भाई आप मनमोहन सिंह की जी आपको सलाह जो मशवरा करना चाहिए वो आप क्यों नहीं बुलाते? हम तो जाने जी के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पहल क्यों नहीं मनमोहन सिंह की जी ने जाती, तो पहल क्यों नहीं इनिशिएट की किया था, जाती? जी मनमोहन सिंह जी ने इनिशिएट जी किया था बिल्कुल कि इफ यू वांट, जी जी आप मैं आपको जी याद दिलाना चाहता हूं, मनमोहन सिंह जी ने कोविड के समय बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं। उन्होंने सरकार को जी बहुत सारे सूचन दिए हैं कि किस तरीके के इकोनॉमी को संभाला जा सकता है। जा लेकिन जैसे सकता मैंने है कहा, जी भारतीय जनता पार्टी इज
हमारे गुजरात में एक कहावत है, एमबीए माने મને બધું આવડે છે। भारतीय जनता पार्टी का हाल ये है कि ये अहंकार से बाहर नहीं निकल रही है। हर विपक्ष के आदमी को ये तुच्छ समझ रही है। ना इनको कंट्री कैसे चलाना है उसका कोई अनुभव है, ना इनके पास कोई इतने एक्सपर्ट्स हैं, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी जी ये ठिठोली करने से बाज नहीं आ रहे। तो ये जी देश के लिए ठीक है बहुत बुरी जी चीज है, जनता को भी बहुत ये ध्यान में जी लेना चाहिए। जी जी जी, बहुत बुरी जी चीज। ये तो आगे ही बताएगा कि देश की जो समस्या है वो जी कब हल होती है, कौन हल करता है। जी प्रकाश जी, आपकी ओर आना जी चाहूंगी। जैसे कि अभी हमारी चर्चा चल रही है, हमने ये भी देखा कि जब विपक्षी सारे नेता एकजुट हुए थे, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेता कहीं दिखाई नहीं दिए। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भी आने वाले समय में इलेक्शन है, यानी कि लोक सभा का चुनाव तो बाद में आएगा, लेकिन उससे पहले आ रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव। किस और ये संकेत देता है? जी रणनीति है कि विपक्ष को विभाजन में लाना। बहुजन समाज पार्टी होवे या अरविंद केजरीवाल की पार्टी होवे, उनको यूनाइट नहीं कर सकेंगे तो उनका शासन ज्यादा चलेगा, ऐसा रणनीति, छुपी रणनीति है। सस्पेक्टिव वो ऐसा माना जा सकता है कि उनकी रणनीति कुछ न कुछ ऐसी है कि ये लोग सब इकट्ठे नहीं हो रहे। ऐसा ही जो जी टाइम में, जैसे अभी प्रज्ञा जी ने बताया कि मनमोहन सिंह के बारे में कोई क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह, जी डॉक्टर मनमोहन सिंह एक अच्छे अर्थशास्त्री है। उनकी सलाह लेने से कोई देश को नुकसान नहीं होगा, ये प्रजा सब जानती है, हकीकत बात है। जी लेकिन एक जी हमको दुख की बात है कि पार्लियामेंट में जो बैठे हुए लोग हैं वो नॉन पार्लियामेंट्री भाषा का उपयोग करते हैं, चाहे कोई भी आ जाए उसमें सब लोग आ गए, लेकिन मनमोहन सिंह ने कभी नॉन पार्लियामेंट भाषा का प्रयोग नहीं किया है। तो ये जी बिल्कुल शिक्षित राजनीति राजकारण में आना शिक्षित लोगों का ये जरूरी हो चुका है। जो भेद दिखाई जी पड़ता है वो ये होता है कि संसद जो हमारी है वो इकोनॉमिक क्रिमिनल और हार्डकोर क्रिमिनल से के 40-45% लोग संसद सभ्य है। तो ऐसे लोगों को टिकट देने से पहले इनको रोकना चाहिए, चाहे कोई भी राजकीय पार्टी हो, विरोध पक्ष हो, कांग्रेस हो, आप हो, बहुजन समाज पार्टी हो, बिहार के, जी उत्तर प्रदेश के जो भी लोग हुए, उनको टिकट देने से पहले इस बार ध्यान रखना पड़ेगा कि क्रिमिनल को टिकट नहीं देना है, क्योंकि उसका पुनरावर्तन क्रिमिनल करता ही है, ऐसा इतिहास है अपने देश का। अपने को लगता है कि ये आगे नहीं करेगा, अभी किया लेकिन कोर्ट में साबित नहीं जी हुआ या ये हुआ, तो भी बहुत सारे कारण उसके अंदर रखे जाते हैं। लेकिन मेन चीज है कि जी संसद जो है वो सर्वोपरि है, न्यायतंत्र सर्वोपरि है। अभी जैसे न्यायतंत्र को अभी इन्होंने पॉलिटिक्स का हाथा बनाया, तो वो नहीं होना जी चाहिए। ये पहली बार देख रहे हैं कि न्यायतंत्र स्वायत्त होना चाहिए। न्यायतंत्र की स्वायत्तता को जी खतरा है, तो न्यायतंत्र जीवंत नहीं रहा तो हमको ये राजकीय पार्टियां जो है वो लोकशाही के बदले तानाशाही में रूपांतर कर देगी शासन का, और प्रजा उसका शिकार बनेगी, और गरीबी और अमीरी की जो भेद रेखा पतली रहनी चाहिए वो खाई में रूपांतर हुई है, और इससे ज्यादा भेद बढ़ता जाएगा। जातिवाद पे जी कोई इलेक्शन नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई अपना बिन जी सांप्रदायिक देश है, सब लोग इकट्ठे हैं। लेकिन राजकारणियों ने जो भी कुछ किया है वो जी खुद को सत्ता पे टिकाने के लिए प्रजा को मिसगाइड कर किया है और सत्ता पर बैठे हैं। ऐसा सालों से बनता आ रहा जी है, लेकिन जातिवाद को किधर भी महत्व नहीं देना चाहिए। पहले सभी जी पक्षों को ये जी शपथ लेनी चाहिए कि हम जातिवाद जी को बढ़ावा नहीं देंगे। ये जो प्रदूषण जी पैदा हुआ अब है मुद्दे पर पॉलिटिक्स चुनाव में, लड़ा जाएगा। हाँ ये जी असल मुद्दे पे हमारे ये विकास की बात करते हैं कि हम विकास पे चुन के आए, लेकिन मैं समझता हूँ कि जी ऐसा नहीं है, बात कुछ हो रही है। जो राजकारण के समीकरण है वो जातिवाद और कौमवाद पे है, तो वो नहीं होना चाहिए। जैसे एक बार वाजपेयी जी ने नरेंद्र मोदी जी को कहा था कि रात धर्म आपने जी निभाया नहीं है, लेकिन क्या था, जी ये भी एक था कि रात धर्म निभाने में भूल हो गई। तो सत्ता पे आने के बाद जो 10 साल शासन करता है वो रात धर्म भूल जाता है, ऐसा देखा हुआ है। पहले इमरजेंसी भी कांग्रेस ने डाली, तो वो भी एक रात धर्म की बात जैसी थी कि जी इमरजेंसी जो थी उसमें जरूरी नहीं थी, जी जो प्रजा के लोगों जी का विरोध को जी दबाने यानी के लिए हर बार किया गया। मुद्दे बदलते रहते हैं, लेकिन जनता कहीं ना कहीं हाँ ये परेशान हो बदल, जाती है आखिर। जनता जी परेशान है। अब जनता जी को परेशानी में से बाहर निकालना है तो राजकारणियों जी को ये 2-3 ध्यान रखना पड़ेगा, एक इकोनॉमिक क्रिमिनल, जी हार्डकोर क्रिमिनल, और जातिवाद और धर्म की राजनीति, ये सब छोड़ना पड़ेगा।
उनको जी प्राधान्य बिल्कुल। देंगे तो हमारा देश कभी भी सुधर नहीं पाएगा। और आर्थिक जी स्थिति बिल्कुल। हमारे देश की जो अभी खराब है, कर्जा लेकर के हम चल रहे हैं, प्रत्येक नागरिक के ऊपर इतना बड़ा कर्जा है, वो आजादी के बाद जी पहली बार हुआ है। और अभी प्रजा जो है आजादी के बाद की गुलामी का अनुभव कर रही है, उसमें से जी विपक्ष को बिल्कुल। एक होकर के प्रजा को निकालना है बाहर। जी मेरा ये जी बिल्कुल। अभिप्राय है। जी बिल्कुल। अवधेश जी आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर जब बात हो रही है खास तौर पर जिस तरीके से प्रकाश जी बता रहे हैं कि अभी जिस तरीके से अर्थतंत्र जो है वो टूटता जा रहा है, कहीं ना कहीं लगता है कि अब जनता शायद कोरोना काल के बाद तो यही अब पहले ऐसा होता था कि चलो किसी पार्टी के जो आकर्षित होकर मत दिया करती थी या फिर किसी फेस को मद्देनजर मत दिया करती थी, लेकिन अब लगता है कि जनता को बहुत बखूबी समझ में आ गया है कि महंगाई क्या होती है। एक पेट्रोल डीजल की कीमत में ये जो मतलब इंक्रीज हुआ है वो उन्हें किस तरीके से इफेक्ट करता है, यानी कहीं ना कहीं ये कोरोना काल के बाद शायद जनता के जो मत देने की प्रोसेस है उसमें कुछ चेंज आए कि शायद अब जनता सोचे कि नहीं मुझे कौन फायदा करवाएगा, यानी महंगाई का मुद्दा और ये सारे मुद्दे जो जनता के प्रश्न है वो अब शायद सबसे ऊपर रहेंगे। जी, इस बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि जो महंगाई का मुद्दा है वो शासक पक्ष में काफ़ी चर्चास्पद रहा है कि क्योंकि जब भी जो अभी ये शासक पक्ष में जब यूपी सरकार थी तब भाजपा सरकार ने महंगाई के मुद्दे पे काफ़ी ज़ोर शोर से आंदोलन भी किए थे और महंगाई को मुद्दा बना के फिर शासक पक्ष में आए थे। जब अभी उनके राज में ही इतनी महंगाई बढ़ गई है तो फिर वो लोग क्यों ऐसे जो डिसीजन लेने चाहिए वो डिसीजन क्यों नहीं ले रहे। अभी तो लोग वही विमाशण में अनुभव कर रहे हैं। क्या है कि जो अभी जो महंगाई का मुद्दा है वो टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। क्या तो जो सामान्य मध्यम वर्ग है तो वो तो वही सोचेगा कि अगर मैं शाम को अगर निकलूँगा तो कितने पैसे कमा के कितना पैसे मैं महंगाई के जरिए जो अपना परिवार का गुजरान चलाना है तो मैं वो भी नहीं चला सकता। तो अभी क्या परिस्थिति ऐसी हो गई है कि उसमें जो अभी शासक पक्ष है उसको भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये अपने पुराने भाजपा वादे याद सरकार करने। के शासन में ये महंगाई बढ़ चुकी है, लेकिन जो भी पगले जो डिसीजन लेना है वो तुरंत लेना चाहिए इस बारे में। जी बिल्कुल। प्रज्ञेश जी आपकी ओर आना चाहूंगी। अब एक और ये जो मीटिंग को गौर करें, जैसे आम आदमी पार्टी और बसपा तो नहीं नजर आई, लेकिन महाराष्ट्र की अगर बात करें उद्धव सरकार मतलब जो सरकार है उस पर बीजेपी जो है वो अक्सर 3 पहिए वाली सरकार करके तंज कसती आई है और उधर जिसका संतुलन बनाए रखना भी एक चुनौती है अगर हम महाराष्ट्र की बात कर ले। अब महाराष्ट्र में ऐसा था कि कांग्रेस और शिवसेना के बीच में उनके नेता के बीच में कुछ तनातनी भी दिखाई गई जब अकेले चुनाव लड़ने की बात कही गई कांग्रेस के एक नेता के द्वारा। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे की ओर से ये बयान आया कि अगर ऐसी बात करोगे जनता के मुद्दे से नहीं जाओगे तो जूते से पिटाई होगी, यानी कहीं ना कहीं तनातनी देखने को मिल रही थी। लेकिन फिर ये भी देखा गया कि जैसे ही जो एनसीपी के नेता की बात कर ले शरद पवार, वो जैसे ही कहीं ना कहीं उन्होंने मीटिंग की 2 जगह पर, उसके बाद शिवसेना को लगा कि नहीं अब तो महाराष्ट्र में अगर बचना है तो कांग्रेस के साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं चलेगा। इसलिए मीटिंग में देखा गया कि संजय राउत भी आए थे, पहले वो जो ब्रेकफास्ट टेबल है वहां पर भी साथ में दिखे और उसके बाद राहुल गांधी के साथ वो कंधे पे हाथ रखते हुए मतलब कुछ चर्चा चल रही थी। यानी कहीं ना कहीं अब महाराष्ट्र के अंदर भी अगर बीजेपी को आना है तो खतरा तो है, ऐसा नहीं है कि कोई एक नेता को उन्होंने ले लिया तो काम हो जाएगा। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जहां जहां पर भी एग्जिस्ट करती है, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चलन पिछले अगर 7 साल में अगर देखा जाए तो इनको जी भारतीय जनता पार्टी को सरकार गिराने में कोई शर्म नहीं होती है, चाहे वो अपने ही लोगों की सरकार हो। आप बिहार में देख चुके हैं, आप महाराष्ट्र जी में देख चुके हैं, आप और स्टेट्स में देख चुके हैं, जहां पर उनका एक एमएलए होता है वहां पर भी सरकार गिराने से बाज नहीं आते। इनके पास पैसे बहुत हो गए हैं, करप्शन से भरे भरे पैसे इनके पास इतने ज्यादा हो गए हैं कि वो सरकारों को टॉपल कर सकते हैं। अगर सरकारों को टॉपल नहीं कर सकते हैं तो उनका दूसरा हथकंडा होता है, इनकम टैक्स की रेड होती है, ईडी होता है। जैसे अभी अभी हाल ही में जी किसी दिव्य भास्कर की ऑफिस पर भी रेड डाली। अगर आप सरकार के सामने जी बोलते हैं तो आपके साथ आपको जी रेड से डराया आपको जाता प्रेस है, भी इनकम बाकात टैक्स आपको नहीं है इसकी। परेशानी में डाला जी जाता है, आपको कहीं ना जी कहीं बिल्कुल। परेशानी में डाला जाता है। जी मुद्दा दबाव ये आता है है।
कि संजय राउत जी आए तो क्या संजय राउत जी का सवाल ये नहीं है कि देश में बेरोजगार नहीं है उनका भी वही सवाल है जो राहुल गांधी जी का सवाल है। राहुल गांधी जी का सवाल वही है कि इतना ज्यादा अभी जब लोगों की जनता की हालत बहुत खस्ता हाल है तो एक्साइज ड्यूटी कम करके लोगों को पेट्रोल डीजल में राहत दी जा सके। पेट्रोल डीजल का रेट कम होने से महंगाई थोड़ी कंट्रोल में आ सकती है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कम आएगा। तो ये मुद्दा सभी पार्टी का है। अगर कोई एक या दो पार्टी अभी इस स्टेज पे अगर आना नहीं चाहती है अपने और सभी विपक्ष जितने भी है सभी विपक्ष मेजोरिटी जो डोमिनेंट पार्टीज है वो सब इसमें प्रेजेंट रहे हैं, सबने कोऑपरेट किया है, सबके एजेंडा एक है। इलेक्शन के टाइम की बात इलेक्शन टाइम पे करेंगे। अभी हमारी प्रायोरिटी 2024 में इलेक्शन आने वाला है। आज हम 2021 में बात कर रहे हैं, इलेक्शन 2.5 साल के बाद है। लेकिन आज के समय में जो विपक्ष इकट्ठा हुआ है, और शायद विपक्ष ने मैं एक लाइन में कहना चाहता हूँ कहना चाहता हूं कि जहां पर एक इमेच्योर्ड सरकार है जो विपक्ष की बात नहीं सुनना चाहती है, वहां पर एक मैच्योर्ड विपक्ष इकट्ठा हुआ है, लोगों की बात रखने के लिए इकट्ठा हुआ है। तो ये बहुत अहम चीज हो जाती है। लोग भी समझ रहे हैं कि जैसे कापड़िया जी ने बहुत सारे, मैं आपको कापड़िया जी का धन्यवाद प्रदर्शित करता हूं कि जो कुछ मुद्दे उन्होंने रखे मनमोहन सिंह जी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, वर्ल्ड लेवल के बारे में, तो ये बहुत से अहम मुद्दे हैं। लोग भी अब ये जान रहे हैं कि भाई ये जो सरकार है इलेक्शन आते आते हमको बाबर दिखा रही है, अकबर दिखा रही है, औरंगजेब दिखा रही है, लेकिन हमारी जेब से मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। छोटे से बड़ौदा जैसा एक छोटा सा शहर है, किसी रेस्टोरेंट में मैं फ्रिक्वेंटली जाया करता था। वहां का जो चीफ पर्सन था उसको मैंने एक ऐसी नौकरी, चाय के ठेले पे नौकरी करते देखा। जो आदमी, मैं किसी रेस्टोरेंट में जाया करता था, अच्छे से कपड़े पहन के अच्छी तरह के नौकरी कर रहा था, वो आज की डेट में चाय के ठेले पे काम कर रहा था, छोटी सी चाय की दुकान खोल के बैठा था, क्योंकि इसके पास जीने का कोई तरीका नहीं। ये चाय वाला नहीं, मुझे चाय वाले से कोई नफरत नहीं है, बेवकूफ चाय वाले से नफरत। लेकिन लोगों की, मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि लोगों की इतनी खस्ता हाल है, लोगों की नौकरियां छूट गई है। नेशनल पोर्टल पे आप उनके रिकॉर्ड्स देखेंगे, लोगों के पास नौकरी नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम सरकार बढ़ाए जा रही है, उसका अवेज में महंगाई बढ़ रही है। बिजनेस नहीं है तो लोन एनपीए हो रहे हैं, तो बैंक टूटने की कगार पर आ गई है। कापड़िया जी ने सही कहा, बैंक अगर टूटेगी तो नेशनल इकोनॉमिक्स टूट जाएगी। हम लोग बातें करते हैं लेकिन हम लोग इकोनॉमिकली इतने सक्षम नहीं है कि हम पाकिस्तान जैसे कंट्री से compete कर सके। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में हम लोग कॉम्पीट करते थे, चाइना से कॉम्पीट करते थे, हम लोग कॉम्पीट करते थे, अमेरिका से कॉम्पीट करते थे। भारतीय जनता पार्टी में तो हालत ऐसी है कि हम कॉम्पीट करते हैं तो नेपाल से बात कंपैरिजन होती है, पाकिस्तान से कंपैरिजन होती है, बांग्लादेश से कंपैरिजन होती है, इंडोनेशिया से कंपैरिजन होती है। हम लोग कहीं रैंकिंग में है ही नहीं। हमारा रिलायबिलिटी रैंक जो चला गया वो 163 चला गया। नॉट सेफ फॉर बिजनेस का टैग हमारे ऊपर लग गया। वर्ल्ड बैंक में हमारा क्रेडिट रिपोर्ट जो है हमारे वो कम हो गए। डेप्थ हमारा इतना ज्यादा बढ़ गया। मैं खुद भी एक बिजनेसमैन हूँ, समझता हूँ कि अगर आज कोई आप अगर एक लोन लेते हैं, अगर आप 8 साल के अंदर वो लोन चुकाने की ताकत नहीं रखते हैं तो दैट मीन्स के यू आर नॉट डूइंग अ राइट बिजनेस। आपका धंधा ठीक से नहीं चल रहा है अगर आप 8 साल में अगर ये नहीं चुका पाते। हमारा डेप्ट 60 साल में जो था उससे 3 गुना फिक्स 7 साल में, सिर्फ 7 साल में, विद इन जस्ट 7 ईयर्स। मैं आपके माध्यम से जनता को बोलना चाहता हूं कि आपने जो लोन ली होगी वो आपने भर दी होगी, लेकिन ये सरकार ऐसा क्या कर रही है? ना आपको मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही है, ना आपको पेट्रोल में सब्सिडी नहीं मिल रही है, ना इतने बड़े उद्योग आ रहे हैं कि आपको रोजगार मिल रहा है, ना इतना बड़ा हमारा कोई वजूद दिख रहा है, ना हमारा इतना कोई डेवलपमेंट दिख रहा है। आपको कहाँ डेवलपमेंट दिखा? सरकार को जो सपोर्ट करना चाहिए कोविड के समय में, लोगों को जो सपोर्ट करना चाहिए वो मोदी जी बड़े पैमाने पर किसान के फैमिली को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोलते हैं भाई 2-2 हजार रुपया मिल रहा है ना। अरे भाई 2 हजार रुपया साल का, आपको पता भी है 2 हजार रुपये में लाइट बिल भी खत्म नहीं होता है, और बातें बड़ी बड़ी करती है। कापड़ी जी ने सही बताया कि प्रचार प्रसार का ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। ये लोग काम 1 रुपये का करते हैं, प्रचार प्रसार 10 रुपये का करते हैं। तो लोगों की समझ के ऊपर कांग्रेस कॉन्सेंट्रेट कर रही है। कांग्रेस की मैच्योर्ड लीडरशिप और आगे लोगों के प्रश्नों को एड्रेस करना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी के अहंकारी
नेतागण जो नरेंद्र मोदी के नाम से और ज्यादा अहंकारी हो गए हैं, उनको अगर आप कुछ भी बात करो तो विपक्ष को ये 3 पहिए वाली, अरे 3 पहिए वाली है या 22 पहिए वाली सरकार है, आपको जनता के प्रश्नों को एड्रेस करना जी है या विपक्ष के जी पहिए गिनने जाना है? आपने बेरोजगारी के जी लिए क्या किया वो बताइए। जी महाराष्ट्र को वैक्सीन क्यों नहीं मिला उसकी बात करिए। जी महाराष्ट्र को जी पैकेज सपोर्ट क्यों नहीं दिया उसकी बात करिए। जी अब 3 पहिए है जी या 33 पहिए, उससे आपको क्या लेना देना है? जो हजारों पहिए वाली हमारी रेल थे वो तो बेचने के लिए बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे हैं, बातें उनकी ऐसी होती है, बात करेंगे पाकिस्तान भैंस बेच के अपनी इकोनॉमी चला रहा है। अरे भैया पाकिस्तान तो जी भैंस बेच रहा है, आप तो नौ रत्न जैसी लाखों जी 30 लाख करोड़ की जी कंपनियों को बेचने के कगार पर आ चुके हैं। जी कौन सी बड़ी बड़ी बात जी करना है? आपके माध्यम से जी मैं तो जनता से भी जी विनती यानी करना चाहता हूं कंपैरिजन कि छोड़कर सोचिए। अब खुद पे ध्यान जी देना होगा, अपने देश जी पर जी ध्यान जी देना जी होगा कि क्या हम जी आगे क्या कर विपक्ष के सकते जो हैं, हम प्रश्न कैसे है आगे उसको बढ़े। डाइवर्ट करने का काम भारतीय कोई जनता घिरा पार्टी हुआ कर है रही उस पर नहीं पड़ना है, हम कैसे आगे बढ़े ये है। जी सोचना जी है। जी बिल्कुल। जी 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 प्रकाश जी आपकी और हमारी जी हमारी जो प्रकाश जी लकीर है आपकी वो और लंबी आना करनी चाहूंगी। है। जी, अपनी लकी रम भी करनी है। जी। प्रकाश जी आपकी ओर आना चाहूंगी। अभी ये था कि जैसे ही मतलब अगर पूरा पेगासस की अगर हम बात करें, यानी संसद की शुरुआत तभी से हुई थी और काफी दिनों तक ये पेगासस चलता रहा। चलो ठीक है, जासूसी वाला जो था उसकी जांच होनी ही चाहिए, जो विपक्ष मांग कर रहा था वो उचित भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जनता को डर था कि कहीं ना कहीं जो मुद्दा भटकाने की जो रूलिंग पार्टी की आदत है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये लोग आंसर ना दे और विपक्ष को वहीं पर अटका रखे। लेकिन अच्छा हुआ कि राहुल गांधी साइकिल लेके निकले थे, यानी कि पेट्रोल डीजल की कीमत, यानी सबको एक उम्मीद नजर आई कि नहीं अब महंगाई के बारे में भी चर्चा होगी। क्या कहना चाहोगे, ये साइकिल जो राहुल गांधी ने चलाई है ये कब तक मतलब कहां तक जाएगी? ये जो इनका इंडिकेशन ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी अभी गरीबों के साथ है और बीजेपी पार्टी जी जो है वो अभी अमीरों के साथ है। यह स्पष्ट साबित हो जाता है और यह हकीकत भी है कि बीजेपी के जैसे इन्होंने वायदा किया कि हम स्विस बैंक से पैसा लाएंगे, नहीं खुद स्विस बैंक जी से काला ला नहीं पाए, तो यह हमारी जी बड़ी त्रुटि है। और इधर जो काला धन रखने वाले पॉलिटिशियन है, ब्यूरोक्रेट्स है, उनको कुछ भी नहीं किया जाता है। जैसे इन्होंने बताया कि कांग्रेस जी का दिव्य भास्कर है या भूतकाल में जो विरोध पक्ष को उसको कमजोर करना हो, जो हमारा विरोध करता है शासक पक्ष जी का, तो उसको रेट डाल के करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी काला धन जो बड़े लोग हैं, ये अमीरी और गरीबी की जो भेद रेखा पतली में से खाई में रूपांतर हुई है, उसमें अमीर हम्म लोग जो है उनके ऊपर रेट गिराने में सरकार कहीं ना कहीं डर रही है। ये मीडिया के वो कंट्रोल करना चाहती है, न्याय तंत्र को कंट्रोल करना चाहती है और मूढ़ीवाद को बनाना चाहती है, अपने देश को मूढ़ीवाद देश बनाना चाहती है, जो समाजवादी जी देश होना चाहिए। तो इतनी गरीबी 65% से भी ज्यादा बीपीएल लोग बसते हैं इधर, तो इधर ये पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा कुछ सरकार के कहने से हो सके, वो इम्पॉसिबल चीज है। लेकिन सरकार फिर भी प्रयास कर रही है जो भी, तो उसको गरीबों की ओर बढ़ना चाहिए, दिशा उनकी गरीबों की तरफ होनी चाहिए। राहुल जी गांधी साइकिल पर जब चले तो उससे ये इंडिकेशन स्पष्ट होता है कि वो कांग्रेस जो है वो अभी गरीबों के साथ रहेगी, मिडिल क्लास के साथ रहेगी। ऐसा इंडिकेशन जो है बीजेपी से कहीं भी नहीं मिला है। तो उन्होंने अमीरों को साथ दिया है, ऐसा अभी अभी प्रजा को, जब वो विरोध पक्ष में थे तब उनकी जी बात अलग थी, लेकिन शासक पक्ष में आने के बाद उनके जो जी विचारधारा है अब उन्हें वो महंगाई नहीं बदल दिखती। गई। जी हाँ, वो अब महंगाई जो इतनी बढ़ी हुई है कि महंगाई का मार जो है वो मिडिल क्लास सबसे ज्यादा लो, उसकी बिलो पॉवर्टी लाइन की तरफ जा रहा है, बिलो पॉवर्टी जी लाइन रोड पे आ रहा है। बिजली की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, राइट टू एजुकेशन एक्ट कांग्रेस लाई, फिर भी उसका 2009 से अभी तक अमलीकरण नहीं हो रहा है। तो गरीबों के लिए जो भी योजनाएं कांग्रेस ने बनाई है, भाजपा ने बनाई, वो पेपर पे बनी है, फिर जो शासक पक्ष जो भी आता है वो समझता है कि ये कांग्रेस की पॉलिसी है तो हम इम्प्लीमेशन नहीं करें। अगर दूसरी जी पार्टी सत्ता पे आती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार में दूसरी पार्टी होती है, तो उसका शिकार प्रजा बन जाती है। प्रजा ने कोई गुनाह जी नहीं किया है, प्रजा जो जी है और बिल्कुल निश्चित इनोसेंट है। प्रजा ही है। जी उसको उसके खिस्से पे भार पड़ रहा है, उसकी बचत खलास कर दी जा रही है, प्रजा को उलझाए रखा जाता है, तो वो आंदोलन के मार्ग में कभी आ ही नहीं सके। वो अपने विचार ही उसमें रहे कि मेरी जो आर्थिक स्थिति को मैं कैसा पूरा करूं, गरीब आदमी ये सोचता
और अमीर आदमी अपने कोर्ट को पूरा करने के लिए विदेश में चले गए। इतने लोग पासपोर्ट जमा है, फिर भी अहमदाबाद के एयरपोर्ट से भी इमिग्रेशन ब्रांच से या कहीं से लोग कबूतरबाजी में या दूसरी तरह से विदेश चले गए। तो ये इकोनॉमिक क्रिमिनल विदेश कैसे गए जिसको सरकार को लाने में तकलीफ पड़ रही है अभी। जी ऐसी तकलीफ तो प्रजा ने पहली बार देखी है। ये देश सोने की चिड़िया था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने 200 साल शासन किया। अभी एफडीआई को ला करके हम फिर से उनके गुलाम बन रहे हैं। आर्थिक गुलामी की तरफ देश जा रहा है। विदेशियों को इतना घुसने ही नहीं देना चाहिए। अपने लगते हमारा विकास होता है, लेकिन हमारे देश का कमजोर नागरिक या मध्यम वर्ग का नागरिक वो उनका विदेशी कंपनियों का शिकार होता है। हाँ, हमको आत्मनिर्भर की बातें करते हैं। हाँ, बोलिए। जी नहीं, आप कंप्लीट करिए, आप कंप्लीट करिए। जी सॉरी जी बिल्कुल आप कंप्लीट करिए। जी कापड़िया जी, आप कंप्लीट जी करिए। जी प्रकाश जी। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि जो विदेशी कंपनियों को ये लोग इन्वाइट करते हैं, जैसे पहले कांग्रेस पार्टी एफडीआई का मुद्दा लाई थी, तब बीजेपी ने विरोध किया और फिर बीजेपी उस मुद्दे को ले आई। तो जब वो विरोध पक्ष में थे, तब ईस्ट इंडिया का नाम लेकर के वो कहते थे कि 200 साल हमारे पर उन्होंने आर्थिक शासन करके हमारे देश को कमजोर बनाया। और अब विदेशी कंपनियों को आमंत्रित किया जाता है कि हमारे देश में आओ, हमारे देश में ये करो वो करो। उसमें अपनी जो देश की प्रजा है वो आत्मनिर्भर से गुलामी की तरफ जा रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है। उसका कारण भी यही है। क्या जो विदेशी कंपनियों को हम जानते हैं कि जो अंग्रेजों ने हमारे पे शासन किया, वही फिर उसी गुलामी की दिशा में हम जा रहे हैं, लेकिन उसका स्वरूप अलग हो गया है। उसका स्वरूप ये हुआ है कि जो मूढ़ीवाद को, जो इधर थोड़े लोग मूढ़ीवादी है, उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जो प्रोत्साहन बंद कर देना चाहिए। और गरीबों को विकास कैसे हो, वो रियल विकास है। अमीरों का विकास वो विकास जी, नहीं है। अभी उस जो बारे में विकास अब की व्याख्या ध्यान है, केंद्रित वह करना। विकास की व्याख्या सरकार ने बदल दी जी है कि अमीरों का विकास विकास है, गरीबों का विकास जी नहीं हो रहा है। उसके तरफ कोई भी जी लक्ष्यांक नहीं दिया जा रहा है, कोई ध्यान नहीं जी दिया जा रहा है। तो हमारा जब गरीब एक भी गरीब रहेगा, जिस देश का बचपन भूखा है या जिस देश का बचपन बूढ़ा है, उस देश की जवानी क्या होगी। तो इस जी तरफ जाना बिल्कुल चाहिए कि जी हमारा बिल्कुल युवा धन आगे चल के जी कैसे जी आत्मनिर्भर बने, जी उसकी तरफ जी भी कुछ दिया जा जी रहा है। कुछ तो सोच कर स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। जी तो अवधेश हाँ, ऐसा जी आपकी तरफ आना चाहूंगी। जी अवधेश जी आपकी तरफ आना चाहूंगी। यहाँ पर हमने काफी मुद्दों पर चर्चा की। यहाँ पर ये भी प्रश्न उठता है कि चलो सारी जो विपक्षी पार्टी है वो एक हो गई है। अगर हम बात करें बीजेपी की, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार नहीं लेकिन मोदी सरकार ऐसा ही कहा जाता है। लेकिन कोरोना काल के बाद कहा तो ये भी गया है कि मोदी जी की जो लोकप्रियता है उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। और सामने अगर सारे विपक्षी दल अगर एकजुट हो जाए तो एक ताकत बन जाए, यानी कुछ पार्टी के कुछ फॉलोवर्स है, कुछ पार्टी के कुछ फॉलोवर्स है, तो ये सारी एकजुटता और ये लोकप्रियता घटना इस ओर से ये कैसा टकराव देखने को मिलेगा 2024 में? ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि कैसा टकराव मिलेगा। क्या है कि जो राजकीय पार्टी है तो जो अपनी स्ट्रेटेजी बना के किस तरह से चुनाव लड़ेगी वो तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन जो विपक्ष पार्टी है उसे अच्छी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। क्या है कि जो मध्यम से मध्यम वर्ग का जो सोच सके ऐसे सक्रिय कार्यकर अपनी पार्टी में ऐसा तो हाल प्रतीत हो रहा है। लेकिन जो अगर अभी ये आम आदमी पार्टी की बात हम करें तो आम आदमी पार्टी ने एक ही जो गांव-गांव जाके जो अभियान छेड़ा है तो उसमें उन्होंने काफ़ी लोगों के दिलों में जगह बना ली है। तो कांग्रेस को भी ऐसा कुछ आयोजन करना चाहिए कि जो लोगों के दिलों में जो उनकी छाप है वो बनाए रखने के लिए ऐसी जो शासक पक्ष की जो टक्कर देनी है तो ऐसे आयोजन भी करने पड़ेंगे। वरना कांग्रेस की जो हम बात कर रहे हैं तो वो अगर महंगाई के बारे में और जो केंद्र सरकार जो है वो भी इसके बारे में सोचे तो आम लोगों को भी राहत मिल सकती है। जी प्रज्ञा जी आपके तरफ आना चाहूंगी।
आखिरी सवाल मेरा आपसे ही होगा। अब जब विपक्षी पार्टी सारी एकजुट हुई है तो प्रश्न तो ये भी होता है, भले ही आप बोल रहे हो कि 2.5 साल है अभी तो, लेकिन प्रश्न सबसे बड़ा ये होगा कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन, ममता बनर्जी या फिर सोनिया गांधी देखिए, या फिर कोई और? प्रधानमंत्री का चेहरा तय करना अभी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। फिलहाल अभी हमारी जो प्रायोरिटी है वो अलग सी है। वो उचित समय पर हम उसकी भी चर्चा करेंगे। डिसीजन ले लिया था कि मोदी जी ही चेहरा होंगे और उसकी असर ये देखने को मिली कि वो पूरी स्ट्रेटेजी इस तौर पे थी कि भाजपा सरकार नहीं मोदी सरकार बन गई, यानी कि उन्होंने एक फेस वैल्यू बनाई। यानी देखिए, अगर सारे विपक्ष एकजुट होते हैं तो अभी से अगर प्रयास करोगे तो शायद 2.5 साल में कुछ हो पाएगा। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखिए, ऐसा है कि उचित समय आने पर उसकी भी बात करेंगे। उसके लिए मैं जवाब देने के लिए फिर से आपके स्टूडियो में हाजिर भी हो जाऊंगा। लेकिन मैं 2 बातें याद दिलाना चाहता हूं। राहुल गांधी जी ने, कापड़िया जी ने जो बात कही कि कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि कांग्रेस गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए बात करती है। मैं आपको इसके ऊपर थोड़ा स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। कांग्रेस 135 करोड़ लोगों की नुमाइंदा है। 135 कांग्रेस देश के डीएनए में। कांग्रेस 135 करोड़, कांग्रेस को किसी व्यापारी से या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से कोई दुश्मनी नहीं है। कांग्रेस सिर्फ यही चाहती है कि सामान्य जनता है। राम राज्य किसको बोलते हैं? जहां पर छोटे भाई को जो कमजोर भाई है उसको अच्छे तरीके से अगर संभाला जाए तो उसको राम राज्य बोलते हैं। कांग्रेस का फंडामेंटल जो है वो राम राज्य बेस्ड फंडामेंटल है। तो कांग्रेस छोटे भाई को अच्छे तरीके से संभालती है। सबसे पीड़ित ज्यादा, अच्छा, सबसे दुखी वर्ग जो है वो मध्यम वर्ग है। मध्यम वर्ग के जो इश्यूज है वो मध्यम वर्ग, राहुल गांधी जी ने जो साइकिल चलाई वो एग्जिबिट किया कि मध्यम वर्ग की हालत इतनी खस्ता हो गई है कि 4 पहिए की गाड़ी तो छोड़िए, उसको साइकिल के भी, ये सिंबॉलिक है, साइकिल पे आ जाना पड़ेगा। ऐसी उसकी खस्ता हालत हो गई है, ऐसी इकोनॉमी की खस्ता हालत हो गई है। हम बात करते थे अमेरिका से कंपीट करने की। हमारी इकोनॉमी, साइकिल एक सिंबल है हमारी इकोनॉमी का। पाकिस्तान जैसा देश अगर हमसे ज्यादा अगर प्रोग्रेस करता है तो मेरे हिसाब से निर्मला सीतारामन जी को कब का शर्म के मारे, मोदी जी को कब का शर्म के मारे निर्मला सीतारामन जी का इस्तीफा ले लेना चाहिए था और निर्मला सीतारामन जी को खुद शर्म के मारे इस्तीफा दे देना चाहिए था। इतनी हमारी खस्ता हाल है जबकि हमारी कंपैरिजन ये हो रही है। कांग्रेस में फिर से दोहराना चाहता हूँ, कांग्रेस 135 करोड़ लोगों की पार्टी है। 135 करोड़ लोगों के लिए बात करती है। कांग्रेस का जो रवैया है वो हर वर्ग को साथ में लेके चलने का है और हर वर्ग के अलग अलग इश्यूज हैं। इंडस्ट्रीज के भी अलग इश्यू हैं। ऐसे नहीं है कि हम वेलकम नहीं करते थे इंडस्ट्रीज को। गुजरात की बात करें तो गुजरात में दहेज पोर्ट डेवलप हुआ कब हुआ? जामनगर पोर्ट डेवलप हुआ कब हुआ? कांग्रेस के शासन में हुआ है। 42 डेयरीज बनी कब हुई? 182 जीआईडीसी बनी कब बनी? कांग्रेस शासन में बनी। तो कांग्रेस, यानी कि आम जनता की भी बात होगी, इकोनॉमी की भी बात होगी, जो छोटे मोटे उद्योगपति हैं उनकी भी मतलब बात, यानी औद्योगिक विकास की भी बात होगी। हर पहलू पर नजर। जी बिल्कुल, हर पहलू पर, हर एक के लिए, हर वर्ग के व्यक्ति के लिए कांग्रेस बात करेगी। ये मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, समय का थोड़ा अभाव है। आप सभी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा था कि सरकार जो है वो अब विपक्ष के निशाने पर है। हमने जिस ओर से आज चर्चा की कि मंगलवार को एक मीटिंग हुई थी, यानी राहुल जो गांधी है उनकी अगुवाई में सारे जो विपक्ष के नेता थे वो इकट्ठा हुए थे। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और बसपा कहीं ना कहीं दूर नजर आई थी, लेकिन बाकी की जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं एक साथ एक टेबल पर नजर आई। अभी से 2024 की अगर हम इलेक्शन की बात करें, चुनाव की बात करें, तो देर है ऐसा तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि मुद्दे काफी सारे हैं। अब मोदी जो लहर थी वो कहीं कोरोना के बाद में ढलती हुई भी नजर आई है, ऐसी भी रिपोर्ट हमें देखने को मिली थी। लेकिन मुद्दा तो ये भी बनता है कि सारे विपक्षी अभी तो एकजुट है, लेकिन आगे माहौल क्या होगा? क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ जाएगा तब तक सवाल ये भी होगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, सवाल ये भी होगा कि किस पार्टी को कितना वजूद मिल रहा है। और ऐसा है कि सामने भाजपा है जो अपनी रणनीति में, अपनी चाणक्य नीति में बहुत ही उस्ताद है। ऐसा तो है नहीं कि सारे विपक्षी एकजुट होंगे और भाजपा बैठी देखती रहेगी। यानी आने वाले समय में देखना होगा कि राजनीति जो है उसका रुख किस ओर जाता है, लेकिन मुद्दा तो यही रहेगा कि जनता के प्रश्न को कौन हल कर सकता है। क्योंकि कोरोना काल के बाद जनता समझ गई है कि जनता का काम होगा
वो ही सबसे महत्वपूर्ण है और मत उसी को देना है जो जनता के लिए सोचे। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।